1983 से पहले लोग सिर्फ लैंडलाइन फोन यूज करते थे। अगर किसी को कॉल या मैसेज करना होता था तो घर या ऑफिस जाना पड़ता था, और आज के जैसे फोन अपने साथ लेकर चलना यह सिर्फ एक सपना था। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कई सालों से एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जो बिना किसी तार या वायर के कॉल और मैसेज कर सके, और फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा दिन आया जिसने सब बदल दिया। 3 अप्रैल 1973 मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने वर्ल्ड का पहला हैंडलेट कॉल किया। सोचो, अगर उस समय लोग सड़क पर खड़े हुए बिना किसी तार के कॉल करते हुए देखते तो उनको मैजिक जैसा लगता। लेकिन ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, और इसी एक्सपेरिमेंट ने सब बदल दिया। अब चैलेंज था कि इस टेक्नोलॉजी को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और इसीलिए दुनिया को लगभग 10 साल लग गए और मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटोरोला डायनाटेक 8000X, और यहीं से ऑफिशियल मोबाइल फोन की कहानी शुरू हुई। लेकिन ये फोन आज के जमाने से बिल्कुल अलग था। वेट लगभग 800 ग्राम तक, मतलब आज के जमाने के 4 मोबाइल पकड़ना, और बैटरी सिर्फ 30 मिनट कॉल पर चलती थी, और चार्ज होने में तो 10 घंटे लग जाते थे। ये एक लग्जरी प्रोडक्ट था, सिंबल था। ये सिर्फ कॉल कर सकता था, ना कैमरा, ना टच, ना कुछ, सिर्फ कॉल। लोगों को लग रहा था कि ये फ्यूचर आ चुका है। उन्हें क्या पता कि ये डिवाइस हमारे पॉकेट में आने वाला है। 1983 में मोटोरोला डायनाटेक लॉन्च तो हो गया, बट एक प्रॉब्लम थी। ये इतना महंगा था कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता था, और उस समय मोबाइल फोन एक लग्जरी एसेट कहलाता था। जैसे आज के जमाने में कोई सुपर कार खरीदता है, वैसे ही उस जमाने में मोबाइल फोन रखना एक लग्जरी सिंबल कहलाता था। अगर किसी के हाथ में मोबाइल फोन दिखता तो लोग उसे देखने के लिए रुक जाते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल देखना ही बहुत बड़ी बात होती। 1980s तक कंपनीज को समझ आ गया था अगर इसे लोगों के पास पहुंचाना है तो इसे हल्का, पतला और प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा। फिर एक के बाद एक नए फोन्स आने लगे। बैटरी थोड़ी बेटर हुई, वेट थोड़ा कम हुआ, डिजाइन इम्प्रूव हुआ, और सबसे बड़ी बात, हर कोई इसे खरीद पा रहा था। लेकिन अभी भी मोबाइल का काम एक ही था, सिर्फ कॉल करना। फिर आया 1980s, और इसी डिकेड ने मोबाइल इंडस्ट्री को पूरा बदल दिया। एक नाम तो तुमने शायद सुना ही होगा, नोकिया। उस वक्त नोकिया के फोन सिर्फ फोन नहीं थे, भरोसे का नाम था। अगर फोन गिर जाए, टूट जाए, तब भी चल जाता था, और बैटरी तो कई दिन चलती थी, और सिग्नल बाकी कंपनी से बेटर मिलते थे, और नोकिया धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड बन गया। फिर नोकिया ने एक छोटी सी चीज ऐड की जिसे किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, स्नेक गेम। आज के बच्चों को ये गेम सिंपल लगता होगा, और उस टाइम ये एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट था। स्कूल हो, ऑफिस हो या बस का सफर, हर जगह लोग इसे खेलते थे। और पहली बार लोग सिर्फ कॉल के लिए नहीं, मजे के लिए भी फोन यूज करने लगे, और फोन कम्युनिकेशन डिवाइस से एंटरटेनमेंट डिवाइस बनने लगा। और इसी दौरान दुनिया में एक छोटी सी चीज कॉमन हुई, SMS। अब हर चीज के लिए कॉल करना जरूरी नहीं था, बस अपने टेक्स्ट लिखकर भेजो और काम हो जाता था। लेकिन सिर्फ 160 लेटर्स तक, और इसी ने डिजिटल कम्युनिकेशन की नई शुरुआत की। और अभी भी एक चीज मिसिंग थी कि स्मार्टफोन स्मार्ट नहीं था, ना इंटरनेट, ना टच स्क्रीन, ना कुछ। लेकिन बहुत जल्द दुनिया ये सब देखने वाली थी। और फिर एक कंपनी ने ये भी सोचा कि फोन से ईमेल भी भेज सकें तो, और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। अब तक फोन सिर्फ SMS, कॉल और स्नेक गेम तक ही सीमित था, लेकिन बिजनेस लोगों को एक प्रॉब्लम होने लगी। उन्हें ऑफिस के बाहर भी ईमेल्स चेक करनी होती थी, कैलेंडर देखना होता था, और हर जगह लैपटॉप लेकर जाना पॉसिबल ही नहीं था। और कंपनीज ने सोचा क्या ये सब फोन में ही हो सकता है, और यहीं से स्मार्टफोन का आइडिया पैदा हुआ। 1999 के आसपास एक कंपनी की एंट्री हुई, ब्लैकबेरी। उस वक्त ये फोन देखकर लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि इसमें कॉल और SMS ही नहीं, ईमेल भी चलती थी। इसमें एक क्वार्टी कीबोर्ड होता था, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। इसमें टाइपिंग बहुत आसान हो गई। बिजनेसमैन्स, पॉलिटिशियंस और कई लोगों को पसंद आने लगा। सब बड़े लोग ब्लैकबेरी यूज करने लगे, और उस समय ब्लैकबेरी रखना लग्जरी और रिच कहलाता था। फिर कंपनीज ने सोचा अगर इसमें एक कैमरा लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा, और देखते ही देखते पहला कैमरा फोन आ गया, और लोगों को तो ये किसी जादू से कम नहीं लग रहा था।
अब अलग अलग कैमरास और डिवाइसेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस फोन निकालो, फोटो खींचो, सेव कर लो। और यहीं से डिजिटल फोटोग्राफी की शुरुआत हुई। फोन स्मार्ट हो रहा था लेकिन यूज करना आसान नहीं था। छोटी स्क्रीन, बहुत सारे बटन्स और कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर। हर कंपनी अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही थी जिससे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। किसी के पास कीबोर्ड था, किसी के पास स्टाइलस था और किसी के पास टच स्क्रीन। दुनिया को अब भी एक ऐसे फोन का इंतजार था जो हर इंसान आसानी से यूज कर सके। फिर 2007 में एक आदमी स्टेज पर आया और अपने जीन्स के पॉकेट में से एक फोन निकाला और सिर्फ एक प्रेजेंटेशन से पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। और उस आदमी का नाम था स्टीव जॉब। 2007 का सिर्फ एक और मोबाइल लॉन्च नहीं था, टेक्नोलॉजी का ऐसा दिन था जिसने पूरी दुनिया बदल दी। स्टेज पर आए स्टीव जॉब्स और उन्होंने कहा, हम आज 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। सब लोग तालियां बजाने लगे। स्टीव जॉब्स कुछ देर में मुस्कुराए और बोले, ये 3 प्रोडक्ट अलग अलग नहीं, ये एक ही है। और दुनिया को दिखाया द फर्स्ट आईफोन। उस वक्त पूरा हॉल खड़े होकर ताली बजाने लगा। उस टाइम फोन में स्क्रीन छोटी होती थी और कीबोर्ड के बिना तो फोन सोचना ही मुश्किल था। लेकिन आईफोन इन सब में से बिल्कुल अलग था। ना सामने स्क्रीन, ना सामने कीबोर्ड, ना स्टाइलस, सीधे टच स्क्रीन। बस उंगलियों से सब कुछ चल जाता था। उस वक्त लोगों को ये मैजिक लगता था। और पहली बार लोग अपनी फिंगर से फोटोज जूम कर सकते थे, स्क्रॉल कर सकते थे, सिर्फ अपनी एक फिंगर से। तुम्हें ये चीज नॉर्मल लग रही होगी लेकिन 2007 में ये फ्यूचरिस्टिक लगता था। और इसी फीचर ने बटन्स वाले फोन्स को धीरे धीरे खत्म कर दिया। आईफोन 1 का ब्राउजर भी उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल था। वेबसाइट्स अब कंप्यूटर जैसी दिखने लगी। फोटोज, ईमेल्स, इवन वेबसाइट, सब कुछ सिर्फ एक डिवाइस में। और उस टाइम लोग पहली बार समझे कि फोन सिर्फ कॉल और मैसेज करने के लिए नहीं, ये कंप्यूटर की तरह भी काम आ सकता है। लेकिन एप्पल की सबसे बड़ी प्लानिंग अभी बाकी थी। और 1 साल बाद एप्पल ने लॉन्च किया ऐप स्टोर। अब डेवलपर्स अपनी एप्स बनाकर सीधे आईफोन यूजर्स के पास पहुंचा सकते थे। और यहीं से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उबर जैसी कई सारी एप्स का जन्म हुआ और लाखों एप्स की दुनिया शुरू हुई। अब फोन हर इंसान के हिसाब से अलग अलग बन सकता था। जिसे गेम पसंद है वो गेम डाउनलोड करे, जिसे फोटो एडिट करनी है वो एडिटिंग ऐप डाउनलोड करे, सब कुछ बस एक टच से। बट एक प्रॉब्लम थी, आईफोन बहुत काम का भी था लेकिन बहुत महंगा भी था। हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और इसी का फायदा एक कंपनी ने उठाया जो चाहती थी कि फोन सिर्फ अमीरों के पास नहीं, हर इंसान के पास हो। और उस कंपनी का नाम था गूगल और उसने लॉन्च किया एंड्रॉयड। 2008 में एप्पल ने स्मार्टफोन की डेफिनेशन बदल दी थी लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और उसी वक्त गूगल ने सोचा, अगर हमें हर इंसान के पास स्मार्टफोन पहुंचाना है तो एक अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड कोई फोन तो नहीं था, वो तो तुम्हें पता ही है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुम अभी भी यूज कर रहे हो शायद। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे इंसान के दिमाग के बिना बॉडी काम नहीं करती, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना फोन काम नहीं करता। गूगल ने एंड्रॉयड बनाकर सैमसंग, एचटीसी, सोनी, मोटोरोला जैसी कई कंपनीज को सेल किया और बाद में रियलमी, ओप्पो, रेडमी जैसी कई कंपनीज को भी दिया। अब हर कंपनी अपना स्मार्टफोन बना सकती थी और 2008 में ही लॉन्च हुआ HTC ड्रीम। तुम्हें पता हो, इसे टी मोबाइल G1 भी कहा जाता था। उस समय ये पहला फोन था जिसमें टच स्क्रीन भी थी और स्लाइड करो तो कीबोर्ड भी आ जाता था। और आज तुम्हें ये शायद नॉर्मल लग रहा हो लेकिन उस वक्त लिटरली ये फ्यूचर जैसा लगता था। गूगल ने एंड्रॉयड को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया जिससे हर कंपनी अपना फोन बना सकती थी, चाहे वो 5000 का हो या 1 लाख। एंड्रॉयड हर फोन में चल सकता था। इसी वजह से धीरे धीरे फोन हर घर तक पहुंचने लगा। पहली बार स्टूडेंट्स, शॉपकीपर्स और आम आदमी भी फोन अफोर्ड कर पा रहा था। फिर गूगल ने थोड़ा सोचा और लॉन्च किया प्ले स्टोर। अब तुम उसी 5000 के या 1 लाख के फोन में एप्स इंस्टॉल कर सकते थे, वैसे ही ऐप स्टोर की तरह। और लाखों एप्स सिर्फ एक क्लिक में। आज हम डेली जो एप्स यूज करते हैं उनकी दुनिया यहीं से शुरू हुई थी। और इसी दौरान सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी सीरीज और धीरे धीरे सैमसंग एंड्रॉयड की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन गया था। हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा था और इसी कंपटीशन का फायदा ज्यादा यूजर्स को।
अब स्मार्टफोन से फोटोज खींच सकते थे वीडियोस बना सकते, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे और दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो कॉल कर सकते थे। स्मार्टफोन धीरे धीरे लोगों के डेली लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा था, लेकिन कंपनीज को अभी भी एक चैलेंज का सामना करना पड़ा। अगर सब स्मार्टफोन एक जैसे दिखें तो लोग नए फोन्स क्यों ही खरीदें, और यहीं से शुरुआत हुआ कैमरा रिवॉल्यूशन। फाइनली 2009 में कंपनीज को समझ आ गया था कि लोग अब सिर्फ स्मार्टफोन कॉल के लिए यूज नहीं करते, फोटोज, गेमिंग और सभी चीजों के लिए यूज करने लगे। और यहीं से शुरू हुई कैमरा की रेस। उस टाइम पे ना कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल या ज्यादा से ज्यादा 5 मेगापिक्सल मिलते थे। आज ये बहुत छोटा लगता हो, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि लोग उस समय बर्थडे फोटोज, ट्रैवलिंग फोटोज सब कुछ अपने फोन में स्टोर कर सकते थे। धीरे धीरे डिजिटल कैमरास की शुरुआत होने लगी। फिर कंपनीज ने एडवर्टाइजमेंट शुरू की 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल एंड 108 मेगापिक्सल, और आज तो 200 मेगापिक्सल तक के कैमरास हैं। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या ज्यादा मेगापिक्सल हो हमेशा बेटर फोटोज देगा? ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा। फोटोज हमेशा मेगापिक्सल से सही नहीं बनती, असली काम होता है कैमरा सेंस। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कैमरा एक आंख है तो उसका सेंसर रेटिना है। जितना अच्छा सेंसर उतनी अच्छी फोटो, इसीलिए कभी कभी 50 MP का कैमरा भी 200 मेगापिक्सल जैसी फोटो ले लेता। फिर स्मार्टफोन्स में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब फोन सिर्फ फोटो को सिर्फ क्लिक नहीं कर रहा था, फोटोज को समझने भी लगा। अगर सामने इंसान है तो स्किन क्लीन कर दो, अगर सामने स्काई है तो कलर्स और ज्यादा भर दो। ये सब काम सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम में होने लगा, और लोगों को तो लग रहा था कि फोन का कैमरा इतना अच्छा कैसे हो गया। जवाब था AI। फिर कंपनीज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, फोन के पीछे की जगह पे 2 कैमरा दो, फिर 3 कैमरा दो। वैसे 3 कैमरा तो कई फ्लैगशिप फोन्स में आज भी हैं। अगर 3 या 4 कैमरा मिलते हैं तो हर कैमरा का काम अलग अलग होता है। एक नॉर्मल फोटो के लिए, एक वाइड के लिए, एक जूम के लिए, इवन कभी कभी डेप्थ या माइक्रो शॉट्स के लिए। कई अलग अलग कैमरास का कॉम्बिनेशन। आज से कुछ साल पहले प्रोफेशनल फोटोज के लिए DSLR लेना पड़ता था। आज कई क्रिएटर सिर्फ स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं, इवन मैं तक। और हर साल के फोन कैमरास पावरफुल होते जा रहे हैं। लेकिन कंपनीज अब सिर्फ कैमरा पे ध्यान नहीं दे रही थी, एक और साइड रेस चल रही थी, कौन सबसे तेज फोन बनाएगा। और इसी रेस ने प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, इवन चार्जिंग टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। 2015 के बाद स्मार्टफोन सिर्फ स्मार्ट नहीं रहे, वो पावरफुल भी बन गए। अब लोग सिर्फ वीडियोस और फोटोज के लिए नहीं, वो गेमिंग करना चाहते थे, 4K वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते थे, इवन मूवीज देखना चाहते थे, और एक साथ कई ऐप्स चलाना चाहते थे। लेकिन कंपनीज के पास एक और चैलेंज अभी भी था, फोन को और ज्यादा फास्ट कैसे बनाएं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रोसेसर फोन का दिमाग होता है। जैसे हमारा दिमाग सोचता है, वैसे ही फोन का प्रोसेसर सोचता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, गेमिंग करना, ये सब काम प्रोसेसर की वजह से होता है। जितना पावरफुल प्रोसेसर उतना पावरफुल फोन। इसी वजह से आज तुम स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक डायमेंसिटी, एप्पल A सीरीज जैसे प्रोसेसर देख पा रहे हो। ये सब फोन के दिमाग हैं। अब चलो मान लो तुम एक साथ YouTube देख रहे हो, व्हाट्सएप खोले हुए हो और गेम भी चल रहा है। अब इस काम को याद कौन रखेगा? रैम को तुम मोबाइल की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकते हो। कौन सी रैम होगी तो फोन बार बार बंद होगा, अच्छी रैम होगी तो फोन एक साथ कई ऐप्स चला पाएगा। इसी वजह से 2 GB से शुरू हुआ सफर 24 GB तक चल रहा है। पहले फोन्स में 4 GB, 8 GB, मैक्सिमम 16 GB होती थी। लोग सिर्फ फोटोज डिलीट करते रहते थे क्योंकि स्टोरेज भर जाती थी। और आज 128 GB, 256 GB, इवन 512 GB, और कई फोन्स में तो 1 TB होना भी कॉमन है। इसी दौरान गेमिंग भी बहुत पॉपुलर हुई। फ्री फायर, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स भी पॉपुलर हुए।
और कई सारी गेमिंग एक्सेसरीज बन चुकी थी और पॉकेट में रखो तो लगता था कि एक मिनी गेमिंग कंसोल रख के घूम रहे हैं उस जमाने में। 2020 के बाद कंपनीज को पता चल गया था कि सिर्फ फास्ट प्रोसेसर, अच्छा कैमरा लोगों को इम्प्रेस नहीं करेगा। सोचो, पॉकेट में फोन और बाहर निकाल के खोलो तो ऑलमोस्ट टैबलेट। शुरू में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन धीरे धीरे फोल्डेबल फोन्स और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। अब सोचो, तुम एक जंगल में हो और वहां मोबाइल नेटवर्क्स कुछ नहीं है, ना तुम फोन का यूज कर सकते हो और कुछ नए स्मार्टफोन्स सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के साथ आने लगे और कंपनीज ने कैमरा को स्क्रीन के नीचे छुपाना शुरू कर दिया। जब कैमरा की जरूरत हो, कैमरा तभी एक्टिव हो। आज स्मार्टफोन हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। सुबह अलार्म से लेकर लास्ट नाइट की नोटिफिकेशन तक। 1983 में एक स्मार्टफोन था जिससे सिर्फ 10 मिनट बात कर सकते थे और चार्ज होने में 10 घंटे लग जाते। और आज हमारे पॉकेट में एक ऐसा डिवाइस है जो 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कनेक्ट कर सकता है। सिर्फ 40 सालों में ईंट जैसा मोबाइल पॉकेट में रखने लायक बन गया। सोचो, अभी तक ये 40 साल इतने अनएक्सपेक्टेड थे, तो आने वाले 40 साल कितने अनबिलीवेबल होंगे। और अगर तुम फ्यूचर के साथ बढ़ना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी को समझना शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ेंगे। अगर ये जर्नी तुम्हें पसंद आई हो, अगर ये 40 साल की स्मार्टफोन जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।